तो फाइनली भाई रेसलमेनिया के बाद गायब हो जाने के बाद रैंडी ऑर्टन की अब रिटर्न डेट पता चल गई है और आज की स्मैकडाउन में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑलमोस्ट चकमा दे दिया फैंस को कि शायद गंथर और कोडी रोड्स का मैच नहीं होने वाला। तो ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए स्मैकडाउन की स्टार्टिंग की बात करें तो सबसे पहले तो स्मैकडाउन की शुरुआत में ही हमें एक रैंडम सा सेगमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि आज की स्मैकडाउन ट्रिक विलियम्स के होम टाउन से थी तो थोड़ा उन्हें हाइप दी जा रही थी और उन्हें हाइप देने के लिए मिज और किट विल्सन का यूज़ करा जाता है क्योंकि वो हील है और ऑटोमेटिकली ट्रिक विलियम्स के पास अच्छी खासी हीट चली जाती। यहाँ वो रैपर भी था ट्रिक विलियम्स के साथ जो कि मिस की बॉल्स को टाइनी बोल देता है, जिसके बाद मिज और ट्रिक विलियम्स का मैच ऑफिशियल हो जाता है और पता था कि मैच में कौन जीतने वाला है, तो ट्रिक विलियम्स की यहाँ विक्ट्री हो जाती है। एक शॉकिंग सी चीज़ ज़रूर हमें देखने को मिलती है कि मिस के स्कल क्रशिंग फिनाले पर ट्रिक विलियम्स ने किक आउट कर दिया, जो कि नॉर्मली भाई मिस का एक लौता खतरनाक मूव है जिस पर लोग किक आउट कर नहीं पाते, पर यहाँ होम टाउन का फ़ायदा मिल गया ट्रिक विलियम्स को। इसके बाद बैक स्टेज से हमें पता चलता है कि कार्मेलो हेस ने भी भाई अपना रिटर्न कर लिया है, जहाँ उनका सामना रिकी सेंट्स से हो जाता है और इनके बीच में आर्गूमेंट हो जाती है और ये इसीलिए थी क्योंकि इनका मैच बनाना था। इसके बाद इनका बाद में मैच भी होता है जहां रिकी स्टार्क्स चीटिंग करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वो रोप्स पर पैर रखकर कार्मेलो हेस को पिन करना चाह रहे थे, पर यहां तो रेफरी देख लेता है, जिसके बाद कार्मेलो हेस ने फायदा उठाया और वो रोप्स पर पैर रखकर रिकी स्टार्क्स को पिन कर देते हैं। लेकिन यहां रेफरी ने देखा नहीं था, तो भाई ये मैच में विक्ट्री हो जाती है कार्मेलो हेस की और अब शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई को मिल गई है एक और नई फ्यूड जो लंबे टाइम तक घसीटी जाएगी। इसके बाद एक और बैक स्टेज सेगमेंट होता है जिसमें सैमी ज़ेन और निक ऑल्डिस हमें देखने को मिलते हैं और सैमी ज़ेन यहाँ बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे और उनका कहना था कि उन्हें एक और बार चैंपियनशिप के लिए मौका चाहिए, लेकिन निक ऑल्डिस कह के चले गए कि भाई अब की बार तुझे मौका तभी मिलेगा जब तू अर्न करेगा। अब यहाँ सैमी ज़ेन की और भी ज़्यादा सनक जाती है, जिसके बाद रे फेनिक्स उन्हें संभालने के लिए आते हैं, लेकिन एक टाइम बाद वो भी उन्हें छोड़ के चले गए। तो भाई सैमी ज़ेन का हील कैरेक्टर धीरे धीरे और भी ज़्यादा इवॉल्व होता जा रहा है। नेक्स्ट इसके बाद कियाना जेम्स, जूलिया, पेज और ब्री बेला का मैच होता है, जो कि पता नहीं क्यों हो रहा था क्योंकि टाइटल तो इसमें इन्वॉल्व थे नहीं। जिसके बाद भी भाई पेज और ब्री बेला की यहाँ विक्ट्री हो जाती है और लास्ट वीक की तरह में फिर से कियाना जेम्स और जूलिया का स्टेयर डाउन देखने को मिलता है, जो कि क्लियर इंडिकेट करता है कि भाई इनका जल्दी ब्रेकअप होने वाला है। जिसके बाद हमें थोड़ा अजीब सा एक सेगमेंट देखने को मिलता है जहां सबसे पहले कोडी रोड्स आ गए और उन्होंने रिंग में एक सेटअप जमाया कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग का, और ये वही कॉन्ट्रैक्ट था जो कि लास्ट वीक पॉल हेमन ने जुगाड़ करके गंथर के लिए बनवाया था। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट गंथर साइन कर देते हैं तो परमानेंटली वो स्मैकडाउन का पार्ट भी हो जाएंगे और क्लैश इन इटली में उन्हें मैच भी मिल जाएगा कोडी रोड्स के साथ। इसके बाद भाई कोडी रोड्स गंथर को भी बुलाते हैं, लेकिन गंथर आकर बहुत ज़्यादा नखरे कर रहे थे और यहाँ उनका कहना था कि भाई तू सब चीज़ें अपने हिसाब से बना लेता है कहीं ना कहीं जाकर क्योंकि तू अमेरिका का बंदा है, लेकिन वो चाहते हैं कि कोडी रोड्स उनसे प्लीज़ बोलें और उसके बाद वो आकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। अब यहाँ कोडी रोड्स कहते हैं कि भाई तेरा ही आइडिया था, तूने पॉल हेमन से जुगाड़ करके ये सब काम करवाया और अब तू खुद नखरे कर रहा है, लेकिन स्टिल वो प्लीज़ बोल देते हैं गंथर से कि भाई आजा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले। पर यहाँ स्टिल गंथर कहते हैं कि ऐसे नहीं चलेगा, अच्छे से बोल, प्लीज़ सर आइए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लीजिए। इसके बाद हमें थोड़ी अजीब सी चीज़ देखने को मिलती है क्योंकि गंथर रिंग में जा नहीं रहे थे तो रॉयस कीस आ जाते हैं और यहाँ वो गंथर से आके कहते हैं कि अगर तू कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगा तो मैं कर दूंगा। ऐसा लग रहा था कि भाई वो करने भी वाले हैं, लेकिन गंथर टाइम पर पहुंचकर उन्हें रोक लेते हैं। इसके बाद इनके बीच में ऐसा लग रहा था कि ब्रॉल होने वाली है, लेकिन निक ऑल्डिस टाइम पर आ गए और यहाँ उन्होंने गंथर के लिए प्रॉब्लम बढ़ा दी क्योंकि वो कहते हैं कि भाई तूने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया जो कि तेरे लिए ही बनाया गया था, तो अब तुझे अर्न करना पड़ेगा टाइटल शॉट। तो आज स्मैकडाउन में रॉयस कीज वर्सेस गंथर का मैच होगा और जो विनर होगा उसे क्लैश इन इटली में मैच मिल जाएगा। पर यहाँ गंथर खुश नहीं थे। इसके बाद वो निक ऑल्डिस के पीछे पीछे बैक स्टेज भी जाते हैं और उनसे भी आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। निक ऑल्डिस क्लियरली कह देते हैं कि मैच जीत जा और तुझे क्लैश इन इटली में मैच मिल जाएगा। तो भाई इसे कहते हैं पैर पर कुल्हाड़ी मारना, क्योंकि गंथर को सीधा सीधा अच्छा खासा मैच मिल रहा था, लेकिन प्लीज ब्लूज के चक्कर में उन्होंने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली। लेकिन बाद में हमें बहुत कुछ अभी भी देखने को मिलने वाला था। इसके बाद डेमियन प्रीस्ट और टामा टोंगा का मैच होता है, जहां डेमियन प्रीस्ट साउथ ऑफ हेवन से भाई टामा टोंगा को हरा देते हैं। लेकिन इसके बाद अगेन एमएफटी के बंदे सोलो सिकोआ और टाला टोंगा आ गए जो कि स्टैंड टॉल करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद जेट कारगिल, मिचिन, बीफैब हमें रिंग में देखने को मिलती हैं और जेट कारगिल को भाई रीमैच चाहिए क्लैश इन इटली में वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए रिया रिप्ली के साथ। जिसके बाद शार्लेट फ्लेयर और अलेक्सा ब्लिस भी यहाँ आ गए और ये इसीलिए यहाँ आए थे क्योंकि भाई टैग टीम मैच बनाना था डब्ल्यूडब्ल्यूई को। तो इसके बाद शार्लेट फ्लेयर, अलेक्सा ब्लिस, मिचिन और बीफैब का टैग टीम मैच होता है। यहाँ भी हमें कुछ खास देखने को मिलता नहीं है। जेट कारगिल इंटरफेयर कर देती हैं जिसकी वजह से मैच डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म हो जाता है। पता नहीं भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कितनी रैंडम चीज़ें, कितने रैंडम मैचेस करवाती है जिसका कोई सेंस नहीं होता।
नेक्स्ट इसके बाद हमें नंबर 1 कंटेंडर मैच देखने को मिलता है गंथर और रॉयस कीज के बीच में। अभी WWE ने यहाँ रॉयस कीज को अचानक से टॉप स्पॉट पे डाल तो दिया, लेकिन बहुत ऑब्वियस सी बात थी कि गंथर ही कोडी रोड्स को क्लैश इन इटली में फेस करेंगे। तो ये मैच हमें ठीक ठाक सा ही देखने को मिलता है, जहां गंथर की ही विक्ट्री होती है। शायद यहाँ WWE थोड़ा सस्पेंस बनाने की कोशिश कर रही थी कि गंथर को मैच मिलेगा या नहीं। सोलो सिकोआ भी भाई चेयर के साथ रॉयस कीज की मदद करने के लिए आए थे, क्योंकि सोलो सिकोआ इतने टाइम से फिराक में है कि रॉयस कीज उन्हें ज्वाइन कर लें। पर यहाँ रॉयस कीज सोलो सिकोआ के ऊपर ही उस चेयर से अटैक कर देते हैं, पर इसके चक्कर में वो डिस्ट्रैक्ट जरूर हो गए। बाकी वैसे मैच के बाद कोडी रोड्स आकर गंथर को क्रॉस रोड्स लगा देते हैं और फाइनली अब जाकर ये मैच क्लैश इन इटली के लिए ऑफिशियल हो चुका है। आज की स्मैकडाउन में वैसे WWE ने एक और मैच सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए ऑफिशियल कर दिया है, जिसमें रेहा रिप्ली, शार्लेट फ्लेयर, अलेक्सा ब्लिस बैटल करेंगी बीफैब, मिचिन और जेट कार्गिल के साथ। इस मैच को WWE स्मैकडाउन में भी करवा देती तो ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं। और एक अच्छी रिपोर्ट भाई रोमन रेंस के बारे में भी आ रही है कि जो जून में मैंने बताया था कि WWE ने पहले उनकी डेट्स अनाउंस करी थी लेकिन उसके बाद हटा दी थी, जिसका रीज़न पता नहीं क्या था, लेकिन फिर से WWE ने जून के लिए रोमन रेंस को अनाउंस कर दिया है। तो भाई क्लैश इन इटली के बाद भी रोमन रेंस हमें रेगुलर अपेयर होते हुए नजर आ जाएंगे रॉ में। लेकिन एक बहुत बड़ी रिपोर्ट रैंडी ऑर्टन के बारे में भी आ रही है कि फाइनली रैंडी ऑर्टन का जल्दी रिटर्न होने वाला है, क्योंकि भाई अभी रैंडी ऑर्टन को मई 29 के स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए एडवर्टाइज कर दिया गया है, जो कि हमें क्लैश इन इटली के पहले देखने को मिलेगा। अभी वैसे यहाँ हो सकता है शायद WWE रैंडी ऑर्टन का नाम टिकट सेल्स करवाने के लिए यूज कर रही हो, लेकिन भाई एडवर्टाइज है तो हो सकता है रैंडी ऑर्टन हमें देखने को भी मिल जाए, जिसके बाद शायद WWE उनकी बची हुई स्टोरी लाइन को कंटिन्यू करे कोडी रोड्स के साथ। बाकी कमेंट्स में बताओ आपको आज की स्मैकडाउन कैसी लगी, और ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।